सुपर स्टडी डिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं की, क्योंकि ये प्री और मेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कई बार यहाँ से मेंस में भी प्रश्न बने हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या विवरण दीजिए, संक्षेप में उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम सबसे पहले भारतीय संविधान की बात जो कर रहे हैं, तो वो उसमें आप देख रहे होंगे, मैंने इधर लिखा भी है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। अगर ये लिखित संविधान है तो क्या किसी देश का ऐसा भी संविधान होगा जो अलिखित होगा? हाँ, बिल्कुल है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है जो परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर है तो वो भारत का संविधान है। ये क्यों इतना अपने आप में अनूठा है, क्यों इतना बड़ा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हम समझ लेते हैं कि इसमें जो भाग हैं वो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भाग की अगर बात की जाए, अगर काउंटिंग की जाए शुरू से, तो 25 भाग हैं, लेकिन उन्हें इन्हीं में शामिल किया गया है। वैसे ही अनुच्छेद भी 463 के लगभग हैं, लेकिन उन्हें इन्हीं में शामिल कर दिया गया है। और अनुसूचियां जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। फिर 1985 में संविधान संशोधन होता है 52, दल बदल अनुसूची 10 जोड़ी जाती है। फिर 11वीं अनुसूची 73 का संविधान संशोधन 1992, और 1992 में ही लगभग उसी के अंत में ही 74वां संविधान संशोधन जो 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, तो इसके बड़े होने की जो वजह है, भारत के संविधान के बड़े होने की जो वजह है वो क्या है? तो भारत में अब वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और जिनमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उधर जो है दमन दीप और दादर नगर हवेली को एक करने का भी पीछे फैसला हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इतने बड़े देश में ये छोटे छोटे राज्य नहीं है, ये भी अपने आप में एक देश ही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो वह भी लगभग 150 देशों से बड़ा देश है, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर की प्रदेश है। तो इतने बड़े देश में इतने ज्यादा प्रांत, मतलब राज्य, और वो भी इतने बड़े बड़े जो कई अन्य देशों से बड़े हैं, उनके लिए एक प्रावधान करना, क्योंकि उन राज्यों में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, उनके लिए अलग अलग कानून का निर्माण करना। तो जब उन सभी के लिए प्रावधान किए गए तो ये संविधान का बड़ा होना तो स्वाभाविक ही था। इसलिए भारतीय संविधान अपने आप में इतना बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्लियर है? अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का संविधान। उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? केवल 7 अनुच्छेद हैं। मतलब मूल प्रावधानों को उसमें शामिल किया गया है, बाकी प्रावधानों को वहां की विधायी और न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया है। और ये विश्व का प्रथम लिखित, पहला लिखित संविधान भी है। यूएसए का विश्व का पहला लिखित संविधान है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, संसदीय शासन प्रणाली। भारत ने कैसी प्रणाली को अपनाया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल या वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। क्योंकि जो ब्रिटेन में संसद है वो जिस पैलेस में है उसे वेस्टमिंस्टर हॉल कहा जाता है। तो इसलिए जो भी कॉमनवेल्थ नेशन है, उन सब में संसदीय शासन प्रणाली है, पहली बात। और उन्हें सबको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। इसका सीधा सीधा मैं तात्पर्य आपको बता दूं
कि ये होता है उत्तरदायी शासन, क्योंकि संघात्मक राज्य में जो प्रणालियां होती हैं, एक तो अध्यस्थात्मक होती है, जैसे अमेरिका की है। यूएसए में कैसी है? अध्यस्थात्मक शासन है, जिसका जो चुनाव है सीधे जनता द्वारा किया जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और वो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है और एक निश्चित समय तक वो शासन करता है। ठीक है। जबकि भारत में जो भारत का राष्ट्रपति है वो इंग्लैंड के सम्राट की तरह है। भारत की जनता द्वारा यहां से जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा एक सरकार का गठन होता है और सरकार के गठन में एक मंत्री परिषद बनती है। उस मंत्री परिषद के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति कार्य करवाता है। मतलब उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। और संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। तो इसे बोलते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली, जो कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। भारत में संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केंद्र विमुख संविधान, यानी कि मोर सेंट्रल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं कि जो भारत का संविधान है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है और भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रवृत्तियों का समन्वय है। जैसे संघात्मक गवर्नमेंट में जो अमेरिका की गवर्नमेंट है संघात्मक, और एकात्मक गवर्नमेंट में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है एकात्मक। तो वो संघात्मक गवर्नमेंट का मैं आपको बताता हूं, जो संघात्मक गवर्नमेंट है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और साथ में एक स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान होती है। वहीं एकात्मकता की बात हम करते हैं कि हमने क्या काम किया है, हमने राज्यों को भी अधिकार दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकार जो दिए हमने, जो झुकाव है हमारे संविधान का, वो केंद्र की तरफ है। क्योंकि इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप और राष्ट्रपति द्वारा के राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन उपबंध और संसद को यह अधिकार कि किसी नए राज्य का निर्माण वह कर ले। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की तरफ झुकाव है, क्योंकि हमने भारत को अखंड रखना है, इसलिए जो ज्यादा पावर हमने दी है वो राज्यों की अपेक्षा केंद्र को दी है। तो सीधा ही लिखा हुआ केंद्र विमुख संविधान, इसका मतलब यही है कि राज्यों को तो अधिकार है, लेकिन राज्यों से ज्यादा जो अधिकार है वो केंद्र को अधिकार है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या अधिकार है। ठीक है। और इसी क्रम में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यानी कि संघात्मक तो है लेकिन उसे उसके ढांचे में, तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, उसे एकात्मक की तरफ रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कठोरता एवं लचीलापन। भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यहां से प्रश्न बने भी हैं। कठोर संविधान यूएसए का है और लचीलापन जो है संविधान का वो ब्रिटेन का है। अब ये कठोरता से क्या मतलब है? कठोरता से ये मतलब है कि ऐसा कोई संविधान जिसमें कोई भी परिवर्तन इतना आसानी से नहीं हो सके। अमेरिका का संविधान है उसमें कोई भी संशोधन इतना आसानी से नहीं होता, और जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें बहुत आसानी से परिवर्तन हो जाता है। लेकिन भारत के संविधान में इन दोनों को शामिल किया गया है, दोनों का मिश्रण है भारत के संविधान में। वो कठोर भी है और लचीला भी है। क्योंकि कठोर से अगर तात्पर्य मैं आपको बताऊं तो आपने भारत के संविधान में कुछ संशोधन ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से और कभी कभी आधे राज्यों के अनुसमर्थन से किए जाते हैं, तो वो भारत के संविधान की कठोरता को बताते हैं। और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो भारत के संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन हो जाते हैं, तो वो भारत के संविधान के लचीलेपन को बताते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। और ये कठोर जो संविधान है वो यूएसए का, और जो लचीलापन संविधान में है वो ब्रिटेन के संविधान में है।
ये हमने यूएस और ब्रिटेन से दोनों को इसमें लिया है। और मैंने नोट करके यहां लिखा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। ये किसने कहा है? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो केसी वियर ने इसे कहा है, और केसी वियर ने ही भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहा है। अर्धसंघात्मक संविधान केसी वियर ने ही कहा है भारतीय संविधान को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का या किसी भी सरकार का कोई प्रेशर दबाव नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका है। जबकि यूएसए में जो न्यायपालिका है वो दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी का मतलब क्या है? दोहरी न्यायपालिका का मतलब है कि वहां पर राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसकी पावर अपने आप में एक अलग है, और जो केंद्र का उच्च न्यायालय है उसकी पावर अपने आप में अलग है। मतलब वहां का जो उच्च न्यायालय है, तो वहां से अगर कोई निर्णय किसी स्टेट के उच्च न्यायालय ने कर दिया तो उस निर्णय को वहां का केंद्र का जो उच्च न्यायालय है उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। जबकि भारत में जो स्थिति है जुडिशरी की वो कैसी है कि भारत में डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट में है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला न्यायालय, उसके बाद जो है उच्च न्यायालय, जो स्टेट का हर एक स्टेट में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। मतलब भारत में एक के ऊपर एक न्यायालय है, एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। और इसी स्वतंत्र न्यायपालिका के रहते हुए इसके वेतन, इसकी पेंशन को भारतीय संविधान में अलग रखा गया है। यहां तक आती बात संविधान, यहां तक बात आती समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में जो नागरिकता देने का प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होगा। वो उत्तराखंड का नागरिक, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक, मिजोरम का नागरिक या अन्य किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा। ठीक है, जबकि यूएसए में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिकता है। जैसे उसमें अन्य स्टेट भी हैं, 50 स्टेट हैं यूएसए में, जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, तो वहां पर न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया का अलग नागरिक है और केंद्र का अलग नागरिक है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। पहले हमारे यहाँ भी अपवाद था जेएंड के, लेकिन अभी उसे पीछे खत्म कर दिया। अब पूरे भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। मैं जब नागरिकता वाला चैप्टर भाग 2 पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भी शामिल किए गए हैं जो भारतीय नागरिकों को प्रदत्त हैं। भारतीय नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार दिए गए हैं इनका वर्णन भी भारतीय संविधान में किया गया है, जो भाग 3 में है, और जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से 7वां जो मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर वहां से आर्टिकल 300 का में शामिल कर दिया गया है। मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। और इन तत्वों को राज्य की आत्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसने कहा है? सीधा सीधा आपको प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। वयस्क मताधिकार को शामिल किया गया है। भारत में जो भारत का संविधान है उसमें वयस्क मताधिकार, यानी कि जो मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष न्यूनतम रखी गई है। ये कब रखी गई है? क्योंकि 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है राजीव गांधी गवर्नमेंट में। उस समय से पहले जो मताधिकार की आयु होती है वो होती है 21 ईयर्स। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। राजीव गांधी गवर्नमेंट वो भी चाहते हैं, राजीव गांधी की, मैं भी युवा हूं और इस देश के युवा इस देश के विकास में सहयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। एक तरफ तो भारतीय संविधान कहता है कि मैंने आपको मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट दिए,
लेकिन आपका कुछ कर्तव्य भी तो बनता है, आपकी कुछ ड्यूटी भी तो बनती है। तो जो ड्यूटी है ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी। ठीक है, वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है वो 11 हैं। कितने हैं? 11, जो भाग 4 के में शामिल हैं और अनुच्छेद 51 के हैं। इनके बारे में भी एक वीडियो आपको मिलेगा अलग से। ग्राम पंचायतों की स्थापना। देखो, ग्राम पंचायत भारतीय संविधान में सीधा लिखा हुआ है कि अगर स्वशासन, जिस देश में स्वशासन की व्यवस्था होगी वो देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। ठीक है, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर स्वशासन की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत 1959 में नागौर राजस्थान से ग्राम पंचायत की जो शुरुआत है की गई थी। ठीक है, और इसे अगर गवर्नर की बात मैं करूं तो लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन को शुरू करने वाला गवर्नर था, और भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। भाग 9 में इन्हें शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत भाग 9, का में जो है नगर पालिका, खा में सहकारी समितियां। ठीक है, ये भाग 9 में है, ये सब शामिल किए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता। अब यहां से मैं आपको थोड़ा बता दूं कि भारत में जो संविधान की सर्वोच्चता है उसकी स्थिति क्या है। ब्रिटेन में अगर कोई भी कानून का निर्माण होना है तो उसे संसद बना सकती है। संसद सर्वोच्च है ब्रिटेन की। वहां न्यायपालिका, क्योंकि वहां लिखित संविधान तो है नहीं, तो वहां न्यायपालिका का जो स्तर है इतना हाई नहीं है जितना संसद का। संसद सर्वोच्च है ब्रिटेन में, और अमेरिका में न्यायपालिका, अगर अमेरिका की न्यायपालिका किसी भी कानून का निर्माण कर देती है तो उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया। किसे माना गया? संविधान को सर्वोच्च माना गया भारत में। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं थी जिनका मैंने संक्षेप में आपको बताया है। कुछ प्रमुख कथन है यहां से इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन जाते हैं कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। और भारतीय संविधान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप याद रख लेना कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश सर्वोपरि है। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। और आइवर जेनिंग्स ने ही ये कहा है कि जो भारतीय संविधान है ये वकीलों के लिए स्वर्ग है। आइवर जेनिंग्स ने कहा। ये प्रश्न आया हुआ भी है, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इन्हें आप एक बार देख लेंगे वीडियो तो आपको याद हो जाएगा। और यहां से ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं बनते, यहां से प्रश्न बनते हैं। एक बार आप वीडियो देख लेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसी क्रम में हमारा अगला वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें हम प्रस्तावना और भाग 1 जिसमें भारत और उसके राज्य की बात करेंगे। मतलब कहने का यह है, जो हम पॉलिटी है, जो भारतीय संविधान है, इस पॉलिटी को जल्दी से जल्दी हम पढ़ लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।